इन दिनों पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। सवाल सिर्फ एक परिभाषा का नहीं, बल्कि उत्तर भारत के भविष्य, पर्यावरण और जीवन का है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरावली की नई परिभाषा बदलकर खनन को आसान बनाया जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में ये पहाड़ पूरी तरह खत्म हो सकते हैं। दिल्ली से गुजरात तक फैली संपूर्ण अरावली पर्वतमाला को अवैध खनन से बचाने और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों को अरावली में किसी भी नए खनन पट्टे के अनुदान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध संपूर्ण अरावली भूभाग पर समान रूप से लागू होता है और इसका मकसद पर्वतमाला की अखंडता को बनाए रखना है। इन निर्देशों का उद्देश्य गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली एक सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में अरावली पर्वतमाला की रक्षा करना और सभी अनियमित खनन गतिविधियों को रोकना है। कहा गया है कि भारत सरकार अरावली पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्योंकि वो मरुस्थलीकरण को रोकने, जैव विविधता के संरक्षण, जल भंडारों के पुनर्भरण और क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय सेवाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानती है। आज देश के सवाल में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अरावली है क्या, अरावली के पीछे की स्थिति है क्या। अब देश का सवाल क्या है, अरावली पर देश का सवाल क्या है? अरावली पर देश का सवाल है कि अरावली पर सरकार सही है या फिर विपक्ष या लोगों की बातें। देश का सवाल है कि लोगों की जिंदगी से जुड़े मुद्दे पर आखिर सियासत होती क्यों है। देश का सवाल है कि अरावली पर अब तक हुए खनन का जवाब आखिर देगा कौन। देश का सवाल है कि क्या सच में अरावली पर खतरा है या सिर्फ अफवाह है। और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा को हम रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे भी चर्चा करूंगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर MPS विष्ट जो कि जियोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी जो कि प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं जो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा। विष्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। विष्ट साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जो अरावली के पहाड़ हैं, अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है, वो दिल्ली से लेकर NCR से लेकर गुजरात तक है और मुझे लगता है कि जब वो मथुरा और हरिद्वार में पहुंचती तो नीचे चली जाती है, बाद में जाके फिर वो ऊपर उठती है। लेकिन दिल्ली के लिए, NCR के लिए वो क्यों जरूरी है और क्यों इसे लेकर बवाल हो रहा है, विवाद उठ रहा है? नमस्कार जी। अब मैं प्रोफेसर विष्ट अभी गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में हूँ जी। और आपकी जो ये चर्चा मैं सुन रहा था, जो आपने शुरुआत में कुछ कही अरावली के बारे में, और जैसे कि मैं कई दिनों से लगातार अरावली के बारे में लोगों से भी चर्चा, बहस में भाग लेते आया हूँ। दरअसल कोई भी पृथ्वी का कोई भी भूभाग, चाहे वो अरावली हो, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो कोस्टल रीजन हो, चाहे उसकी एक अपनी विशेष संरचना है। ये एक किस्म से अपने आप में एक जो हमारा जब हिमालय या जो हमारा ये पर्वत सिस्टम जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनना शुरू हुआ, तो उसने एक समय समय पे इसमें बहुत सारे चेंजेज आए हैं। और इसमें अगर आप देखें कि भाई अगर हम मध्य भारत में जाते हैं तो हमको जो है जो चट्टानें मिलती हैं वो ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। लेकिन जब हम बीच में आते हैं, ये जिसकी बात कर रहे हैं कि भाई अरावली पर्वत श्रृंखला, ये स्टार्ट होती है गुजरात के अंबा माता से लेके और धीरे धीरे इसकी जो रायसीना हिल दिल्ली तक, राजस्थान गुजरात होते हुए, और सॉरी राजस्थान और यहाँ होते हुए, हरियाणा होते हुए महेंद्रगढ़ और दिल्ली, और उसके बाद ये सोनीपत से होते हुए धीरे धीरे करके इसका 2-2.5 डिग्री का स्लोप डाउन होता है। और ये आते आते जो हमारे पुराने वैज्ञानिकों ने, कुरैशी एंड
पार्टी, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसका जो परीक्षण किया है, तो पता चला है कि ये देहरादून तक, जो देहरादून का बेस है, वो भी अरावली का ही है। तो अब आप देखिए कि आपके नीचे गुजरात से लेके और देहरादून तक हम ये कहेंगे कि इस पर्वत श्रृंखला का अपना एक अलग ही योगदान है। और वो योगदान आज से नहीं, क्योंकि ये पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है हमारे भारत की। तो उसमें तब से लेकर जो हिमालय की, जो हमारा यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो यहाँ की जो हमारी बनावट है, उस बनावट में इस बनावट का बहुत बड़ा योगदान है। और जितनी भी हमारी समुद्र से उधर से चलने वाली हवाएं हैं, और उसके साथ जितने भी मूवमेंट के साथ जितने भी रेत के कण उड़ के आते थे, तो कहीं ना कहीं ये बैरियर का काम करता था, और जाके हमारे दिल्ली और जो है नॉर्दर्न इंडिया को कहीं ना कहीं ये एक सुरक्षा कवच का ढाल, जिसको हम कहेंगे ढाल के रूप में ये खड़ा है। अब आप देखिए कि अगर आप उस ढाल को हटा दें तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। एक कॉमन सी बात है कि आपके आगे जो है एक बैरियर है, और उस बैरियर को आपने हटा दिया तो आप सीधे सीधे उस जो प्राकृतिक दूसरी प्रक्रिया है उनके डायरेक्ट जद में आ जाते हो। तो यही कारण है कि जो दिल्ली एनसीआर और हमारे जो हिमालय है, उत्तराखंड, इवन उत्तराखंड, ये कहीं ना कहीं इससे डायरेक्ट इसके प्रकोप में आने वाला है, अगर जैसा कि कल्पना की जा रही कि भाई अरावली को अगर क्लीन हटा दिया जाए। मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक सोच का परिणाम जिसका भी होगा, उन्होंने दूरदर्शिता नहीं रखी इस बात पे, और तब जाके उन्होंने ये निर्णय लिया होगा। जी। दूरदर्शिता नहीं रखी तब जाकर ये निर्णय लिया होगा। दूरदर्शिता नहीं रखी, इसके मायने सीधे सीधे ये हैं कि पर्यावरण से खिलवाड़ की गई है, और पर्यावरण से जो खिलवाड़ की गई है उसका स्वरूप बहुत खतरनाक होगा। कितना खतरनाक होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं। स्वर्णिम साहब, आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया? बात यह है कि राजस्थान में 2010 के बाद से या उससे पहले से ही यहाँ पे जो भी माइनिंग होती थी अरावली में, अरावली के कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो है इस पर निगरानी रखती थी। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर कोई निर्णय नहीं हो सकता था। लेकिन अब क्योंकि 15 साल से, लंबे समय से यहाँ पे माइनिंग बहुत सारे क्षेत्र में, जो चिन्हित क्षेत्र है, जो सुप्रीम कोर्ट में जहाँ इजाजत नहीं है वहां बंद है, जो चल रही थी वो भी बंद हो गई। अब लंबे समय से जब कंजर्वेशन को लेकर के चिंतित थे और यहाँ पे बिना माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी के कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी, तो आज जो परिभाषा दी गई, वो परिभाषा ये दी गई कि 100 मीटर का ही जो पर्वत है उसको अरावली की श्रृंखला में माना गया। जी। बाकी हमारे यहाँ पे कम से कम 15 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पे 20 मीटर से लेके 100 मीटर के नीचे की ऊंचाई तक की पर्वत श्रृंखला है। ये राजस्थान में है, यही गुजरात में है, और दिल्ली एनसीआर में आते आते और भी छोटा हो जाता है। अब इस परिभाषा के तहत एक ही काम हुआ, वो काम यह है कि अब माननीय उच्चतम न्यायालय की जो निगरानी है, या माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश जारी किए अरावली पर्वत श्रृंखला को कंजर्वेशन के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उससे इसको बाहर निकाल दिया गया। वो हिस्सा होता है अरावली का 91% हिस्सा। 91% हिस्सा वो है जो अब माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश हैं, जो कठोर निर्देश हैं, जिसमें कंजर्वेशन होना है, जिसके लिए नीति निर्धारण उन्होंने किया, उससे इसको बाहर निकालने का काम हुआ। क्योंकि इतनी बड़ी श्रृंखलाएं हर जगह नहीं है। फिर इसमें क्यों और किस तरह से किया गया? पहले ये सब निगरानी होती थी सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी, जो सीधे माननीय उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट करती थी, उन्हीं के द्वारा गठित की गई थी। और अब एक नई कमेटी 2024 में सरकार ने बनाई। सरकार ने बना करके इसमें सिफारिशें की, जिसमें सीसी की जो सिफारिशें थे उनको इग्नोर किया गया, जो उन्होंने इसमें ऑब्जेक्शंस लगाए उनको इग्नोर किया गया। सरकार ने जब रिपोर्ट दी, इसमें जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसने ये कहा कि जिसमें इस मैपिंग की थी राजस्थान के ही 40,000 हेक्टेयर से अधिक जो वन भूमि और जो वन क्षेत्र है अरावली पर, उसमें उन्होंने ये बताया था कि इसमें कम से कम 3 डिग्री का स्लोप होना चाहिए, क्योंकि 100 मीटर की ये कह रहे हैं कि जो चोटी है, दो चोटी के बीच में अगर 500 मीटर का जो दायरा है वो होता है, तो उसके नीचे को भी अरावली मानेंगे, नीचे के हिस्से को, उसके जुड़े हुए तलहटे को भी मानेंगे। लेकिन ये ऐसा तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 100 मीटर की अरावली है ही नहीं, लेकिन अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, 100 मीटर की नहीं है। तो वहां पे क्या होगा?
वहां पे ये सीधे सीधे द्वार खोल रहे हैं माइनिंग को देने के लिए कि खनन हो जाए किसी भी तरह से। और ये क्षेत्र कौन से आते हैं? ये क्षेत्र आते हैं जो गुजरात से लेकर के और मेवाड़ का जो पूरा एरिया है, जहां महाराणा प्रताप जिस अरावली पर्वत पर रहे, वहां पे लड़ाई लड़ी, जिसमें हल्दी घाटी भी आती है, हमारे देवालय हैं बहुत सारे। ये सारे पर्वत वहां पे आते हैं, 100 मीटर के नहीं है, जयपुर से लेकर के मेवाड़ तक अगर आप जी। देखेंगे तो ये सारी जो अगर आपने माइनिंग के लिए खोल दिया, क्यों खोल दिया? क्योंकि आपने अब अरावली में है ही नहीं, आपके अनुसार जो आपने परिभाषा दी है, अब तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला का वो हिस्सा नहीं है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अभी भी जो ऑर्डर आया है वो क्या है? वो अरावली पर्वत श्रृंखला में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही पहले से माइनिंग के लिए रोक लगाई है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अब अरावली पर्वत श्रृंखला सरकारी भाषा में कौन सी है? जो 100 मीटर ऊंचा पर्वत है या दो चोटियां जिनके बीच की दूरी 500 मीटर से अधिक नहीं है, केवल वो। तो ये तो सीधे सीधे भ्रमित करके अपना उद्देश्य पूरा करने वाला प्रोफेसर बिष्ट मेरे खेल है साथ और मौजूद कुछ हैं। नहीं है। आपने ठीक कहा, भ्रम की स्थिति है, तभी इसलिए दोबारा से विचार किया जा रहा है। तमाम राज्यों को इसमें नोटिस करना ही इशू पड़ेगा किया गया है, विचार। निर्देश जारी किया गया और यह भी कहा गया है कि भाई अब कोई खनन का पट्टा नहीं दिया जाए। लेकिन प्रोफेसर बिष्ट, यहां पर सबसे बड़ी बात है 2018 से जो सुनवाई चल रही है उसमें कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, कोर्ट में ही इस बात का जिक्र है, कमेटी ने ही लिख के दिया था कि सुनवाई चलते चलते अरावली के, मतलब आप कल्पना कीजिए, सुनवाई चलते चलते अरावली के 30 पहाड़ साफ हो गए। 30 पहाड़ जो है वो खनन ने साफ कर दिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, विसंगति जो आ रही है, 11 तारीख को कोर्ट चिंता व्यक्त करता है कि भाई अरावली जो पर्वत की श्रृंखला है वो पर्यावरण के लिए उसे बचाना बहुत जरूरी है। और 25 तारीख तक आते आते कोर्ट ये डिसीजन कर देता है कि साहब 100 मीटर से नीचे पहाड़ उड़ा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये क्या विसंगति है? क्या पर्यावरण सबसे अंतिम पंक्ति में आकर खड़ा हो गया सरकारों के लिए? क्योंकि तमाम सारे डायरेक्शन हैं, बहुत सारी कमेटियां हैं, बहुत सारी स्थिति है, उसके बावजूद भी लगातार खनन हो रहा है। खुद कोर्ट इस बात को लेकर चिंता व्यक्त कर रहा है कि तब हम जब सुनवाई कर रहे हैं, सुनवाई करते करते 30 पहाड़ साफ हो चुके हैं। जिम्मेदार कौन? सरकार कांग्रेस की भी रही है, सरकार बीजेपी की भी रही है, तमाम सारी अथॉरिटियां हैं, तमाम सारी कमेटियां हैं, निगरानी मॉनिटरिंग एजेंसियां हैं, अधिकारी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी 30 पहाड़ी खा गए माफिया और कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदार लेने को भी तैयार नहीं है और सजा भी कोई नहीं। प्रोफेसर बिष्ट, दरअसल जो ये रेंज की बात कर रहे हैं कि कोई भी माउंटेन है, कोई भी पहाड़ है, उसका आधार 0 से शुरू होता है, इवन माइनस से शुरू होता है, और वो हाइट जितने भी मैक्सिमम हाइट, जैसे हम कहते हैं कि भाई माउंट आबू 1722 मीटर हाइट पे है, या हिमालय की जो नंदा देवी की पर्वत श्रृंखला है, या हिमालय 8848 मीटर तक है। लेकिन अगर उसमें सरफेस में उसका लेवल माने तो 0, और सरफेस से नीचे मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि हमारी जो ये अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है वो आज देहरादून में लगभग 12.5 किलोमीटर गहराई पे आ चुकी है, नीचे डेप्थ में। तो अब आप सरफेस से 12.5 किलोमीटर नीचे अगर हम मैपिंग करते हैं, जियो फिजिकल मैपिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अरावली हमें वहां मिलती है। तो क्या हम ये मान के चलें कि जो नीचे वाला है उसको साफ कर दे, ऊपर वाला जो है ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल जिसको कहते हैं कि वाहियात बात जिसको मैं कहूंगा इसको, क्या आप ये मान के नहीं चल रहे कि भाई किसी चीज का आधार है, अगर वो 5 मीटर है या 10 मीटर है या 10 0 पे भी है तो आधार तो है ना, और वो उस अरावली का है, और अरावली पूरे विश्व का, तो ये हमारे भारत का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम है। अब आप देखिए, मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, मैं उस समय मेरा एक शोध छात्र जो है नारनौल की पहाड़ियों में वहां पे पीएचडी कर रहा था, और वहां की जो स्लेट की माइनिंग को मैं देखने जा रहा था। तो उसने मुझसे कहा गुरुजी इसके बारे में कुछ बताइए। तो आप देखिए कि वहाँ जो पानी की स्थिति है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका, जब आप सरफेस पे माउंटेन को पूरा काट रहे हो, स्लेट निकाल रहे हो, और उसके बाद उसको खोदते जा रहे हो। पहली बात तो आपने जो अपनी एग्रीकल्चर लैंड थी, वो सेमी ड्यून और पार्शियल ड्यून जो लैंड थे जिनमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती थी, वो सारी खत्म कर दी। दूसरी बात जो है, वहाँ का जो पानी है, ग्राउंड वाटर है, वो लगभग उस टाइम पे, मैं बात कर रहा हूँ ये 2006-07 की बात कर रहा हूँ, ये लगभग 175 और 200 के आसपास नीचे चले गया था उसका वाटर टेबल। तब आप सोचिए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। एक तरफ आपके माउंटेन सिस्टम से आपने अपना जो कंट्रोल है, एनवायरमेंटल कंट्रोल है,
और सबसे बड़ी बात है कि जो फॉरेस्ट की बात आप कर रहे हो, वो फॉरेस्ट के लिए जो आपका एलिवेटेड लैंड और जो सक्सेसिव ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन था, वो आपने खत्म कर दिया। वहां पे अब आप मोनोटोनस जो है कि करीब नजर आएंगे या उससे नीचे वाले नजर आएंगे, अगर माना फॉरेस्ट भी डेवलप कर रहे हैं। तो जैसे जैसे रेंज बढ़ती जाती है, अल्टीट्यूडनल रेंज बढ़ जाती है, तो फॉरेस्ट की जो कैटेगरी भी है वो भी बदलती जाती है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो चाहे माननीय कोर्ट हो या हमारे उस क्षेत्र के लोग बाग हों, इस ज्ञान को नहीं समझ रहे हैं, या समझ करके इसको जो है खत्म करना चाहते हैं। और ये तो बहुत ही शुभेंदु अवस्थी हैं हमारे अन्यायपूर्ण साथ, बात हो। बीजेपी से प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए। शुभेंदु साहब, बड़ी चिंता हो रही है, ये गलती जो है वो हो कैसे गई? देखिए, मेरा इस पे मानना है कि सरकार का कल का भी एक स्टेटमेंट आया है कि कोई भी नया पट्टा नहीं दिया जाएगा माइनिंग का। नहीं, वो तो समेटने की कोशिश की गई है। रायता जब फैल गया तो उस रायते को समेटने की कोशिश की गई है। देखिए, रायता सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये डिसीजन आया तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी चल रही है। अभी हमारे जो प्रोफेसर एमपीएस विश साहब कह रहे थे कि उसका बेस कितना रहेगा, कितनी हाइट रहेगी। हमको लगता है अगले 15 दिनों में हम इसकी जियो टैगिंग कर रहे हैं सभी पूरे एरिया की। और उस जियो टैगिंग करने के बाद पूरा का पूरा एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये रिजर्व के रूप में बन जाए। और रिजर्व के लिए जब ये डिक्लेयर हो जाएगा तो जिसका पहला स्टेप कल आपने देखा होगा, कैबिनेट ने पास किया कि कोई नया पट्टा नहीं दिया जाएगा। पुराना पट्टा जिसको दिया गया है उसके भी टेंडर्स या जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज हैं उसको स्टडी किया जा रहा है। मेन पर्पस ये है हमारा इस सब स्टडीज का कि हम इस एरिया के अंदर कोई भी खनन, कोई भी कंस्ट्रक्शन या से रिलेटेड कोई भी इशू हो जो इकोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं वो बंद किया जाए। तो हम प्रयास कर रहे हैं अगले और 15 दिन के ऊपर। आप देखिएगा कि जैसे कल सेंटर ने सभी राज्यों को दिया कि सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वही एक बार अंडरस्टैंड करें क्या कह रहे हैं 100 मीटर से ऊपर। और वो 100 मीटर के ऊपर कहाँ से चालू होगा, यदि उसका जो पॉइंट है वो भी दिक्कत है। ये लोग कह देंगे कि साहब ये 100 मीटर से ये नीचे है, जैसे अभी आप बता रहे हैं चैनल पे 80 मीटर ही का शो कर देंगे। तो उसके लिए अगले 15 दिन 20 दिन के अंदर जियो टैगिंग हो रही है। और विश साहब ऐसे लोग जो इसमें बड़ा इस क्षेत्र में इस विषय के ऊपर अच्छा ज्ञान रखते हैं उनकी सहायता ली जा रही है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा जी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है वो और इस अरावली के आसपास के सभी जो राज्य है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो जो राज्य को करना है वो और जो केंद्र को करना है उन दोनों पॉइंटों को हम बड़ी सिंसियरिटी के साथ और कुछ 2-3 हफ्तों में और कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, जिससे कि आपकी जो ये भ्रामक स्थिति है, जो लोग इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, वो स्थितियां ठीक होंगी। बैठे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी, आपका इशारा जिस तरह पे स्वर्णिम चतुर्वेदी बैठे हैं, ये जो भ्रामक स्थिति है, भ्रम की स्थिति है जिसका उपयोग आप कर रहे हैं ना स्वर्णिम जी, ये आप ही को लेकर संबोधन था। नहीं, उसमें एक मैं और इसका जवाब छोटा सा दे देता हूँ, छोटा सा जवाब दे 55 देता साल हूँ। तक इन्होंने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का नाम गिनाना चाहूंगा तो मेरे को लगता है, और 100 नेताओं का नाम मैं गिना सकता हूं जिन्होंने वहां अवैध कब्जा किया, वहां पे कॉलोनी तो उखाड़ डेवलप के करी। फेंक दिया, इसलिए इन मैं लोगों कह को रहा हूं, उखाड़ के फेंक दिया, आपको वापस लेकर हम आए। इसलिए नहीं कह रहे, अब मैं इसलिए नहीं कह 55 साल का आप जिक्र कर रहे हैं, फिर ये आपसे कहेंगे कि 11 साल से आप क्या कर रहे हैं। एक अब भी आप नया, आगे निकलते एक हैं। भी, सुनिए मनोज जी, एक भी नया कॉलोनी डेवलप नहीं होने दी है, जबकि यदि चालू हो यहां से सैनिक फार्म से तो कहां कहां तक बसा दिया इन्होंने। और इनके नेताओं के पास वो जमीनें हैं, सरकारें इनकी रही हैं केंद्र सरकारों में। और जब्त कर लो आप तो मुझे लगता है सर्वे कराओ, और ऐसी जितनी भी हैं मैं तो बिल्कुल, जो कि फॉरेस्ट में आ रही हैं, सीलिंग में आ रही, सब उठा के कब्जा करो। सैनिक फार्म हाउस तो बताते हैं पूरा अवैध बना हुआ, खाली कराइए। क्या है आपकी सरकार दोनों जगह, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी जगह, चलवा दीजिए बुलडोजर। क्या तकलीफ है मनोज जी? बुलडोजर चले, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता। अब ये हमारी सरकार में हुआ, वहां तो पहले बिल्डिंग बन गई, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई।
स्वर्णिम और चतुर्वेदी, हमने आया तो हमने कहा कोई स्वर्णिम बिल्डिंग मटेरियल चतुर्वेदी मैं जवाब। छोटी सी जाएगा चीज नहीं वहां पे। मैं छोटी एक सी छोटी चीज सी बात बताना लेकर आ चाहता रहे हूँ। हैं, हाँ। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमने बैन लगा दिया, माइनिंग नहीं होगी, पट्टे दे रखे हैं, उनको भी खारिज कर देंगे। किसके? ये एक समझने वाला विषय है साहब। समझने वाला विषय यह है कि अब जो अरावली की परिभाषा इन्होंने दी है, जो 100 मीटर से ऊपर है वही अरावली है। वो तो एक एक 9% है केवल। केवल उसमें पट्टे नहीं दिए जाएंगे, जो पहले से दिए गए उनको खारिज किया जाएगा। बाकी 91% को तो अरावली नहीं माना। और ये आपने आदेश नहीं दिया, ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में निहित है, उसमें लिखा हुआ है कि ये पट्टे नहीं दिए जाए यहाँ पे। तो आपने नया क्या किया? आपने तो 91% जो अरावली है उसको अब अरावली पर्वत ही नहीं माना। उसमें तो कुछ भी होगा, कैसे रोकेंगे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये भ्रम बीजेपी फैला रही है, बीजेपी की सरकार फैला रही है। अरे अरावली पर्वतमाला से ही आपने 91% हिस्से को काट के अलग कर दिया और छोड़ दिया कि अब पट्टे देंगे। राजस्थान में 126 जो माइन से चिन्हित करके इसी क्षेत्र में जो आपने 91% हटाए ना, उसमें से चिन्हित कर दी और उनकी नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। 50 की नीलामी हो चुकी है, देखिए, वो ये माइनिंग हो चुका माफिया को है। कोई नहीं रोक तो सकता। इस देश में कोई भी राज्य माफिया है, नहीं, माफिया नहीं वहां पर माइनिंग सर, माफिया माफिया नहीं। ने जमीन को, पहाड़ को, नदी को छलनी कर दिया है। जितने भी और रूल्स एक हैं छोटी सी चीज, उनका धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। माफी के साथ बिल्कुल। कहना चाहता हूं कि सब जितना भी जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम कोलैप्स कर गया। इसमें अब आप बात ही मत कीजिए। मेरे साथ बिष्ट साहब मौजूद हैं। बिष्ट साहब, मुझे लगता है कि जो फॉरेस्ट एक्ट है वो 1980 में लागू हुआ था और आज तक फॉरेस्ट अपनी डेफिनेशन तय नहीं कर पाया है कि फॉरेस्ट की परिभाषा क्या है। और जियोलॉजिकल सर्वे के जरिए आप अरावली पे डेफिनेशन तय कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि सीईसी सहित जितनी भी कमेटियां जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी है, वो पर्यावरणविदों से ज्यादा वहां पर ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, आईएएस अधिकारी बैठे हैं, जिन्हें पर्यावरण के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जानकारी होगी लेकिन उनका हर 3 साल में तबादला होता है। कोई हायर एजुकेशन में चला जाता है, कोई स्कूली शिक्षा में चला जाता है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता है। तो जितनी भी कमेटियां हैं उन सब का जो प्रमुख है वो ब्यूरोक्रेट है, जिसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, समझना नहीं चाहता। इन सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। दरअसल मैं जो देखते आ रहा हूँ, मैं पूरे अपने जीवन का 40 साल का जो तजुर्बा है जी, इन सारी चीजों को देखते आया हूँ। और अभी हाल ही में एक छोटा सा उदाहरण, जो आप कह रहे थे कि अभी साहब कोई कह रहे थे कि साहब जियो टैगिंग कर रहे हैं, जियो टैगिंग। दरअसल जियो टैगिंग टर्म जो है वो किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए होता है। हम लोग जब मैपिंग करते हैं तो पूरा क्षेत्र, और ऐसा नहीं है कि आज का मैप नहीं है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं ज्योग्राफी की किताबों में जी, कि अरावली जो है शुरू होती है अंबा माता से लेके और उसकी पर्वत श्रृंखलाएं जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी तक आती है। ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे जब हम आगे साइंस पढ़ते गए तो हमें पता चला कि हाँ, सब सरफेस में भी अरावली गई और हमारे देहरादून तक आ गई। ये बात अलग है कि हम उस भाषा को कितना समझना चाहते हैं। मेरे अभी हाल ही की बात है, जो आपने कहा कि खदान माफिया या भू माफिया या वट एवर इट इज यू वांट टू से, हमने अभी कुछ दिनों पहले अपने गढ़वाल में ही, श्रीनगर में अलकनंदा के किनारे जो है एक ऐसी जगह पे माइनिंग हो रही थी, तो मैंने लिख के दिया, उसके इम्पैक्ट भी मैंने दिए कि कैसे मकान धस रहा है, कैसे सड़क धस रही है, कैसे नदी का जो है दिशा बदली जा रही है और कितनी गहराई तक वो खोद रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 दिन तक के लिए डीएम एसडीएम का आदेश हुआ, बंद रहा, और 5 दिन बाद उसको जो है जितना विगरसली खोदा गया, मुझे लगता है कि उन्होंने 5 दिन की जो खुंदक है वो भी 2 रात में निकाल दी। क्या बात है। और ये तो मानना पड़ेगा कि हम सबको कि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। इस पैसे कमाऊं जो विधि है देश की, इस नीति को कहीं ना कहीं हम लोगों को बदलना होगा। ये मैं किसी पर्टिकुलर सरकार के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये शुरू में भी हुआ, अब भी हो रहा, और आगे भी मुझे लगता है चलता रहेगा। हम कितना ही बड़बड़ाहट करते रहे, कितना ही बोलते रहे, इन्होंने जो करना है वो करते रहेंगे। ये मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है कि कोई इंसेंसिटिवनेस जिसको बोलते हैं, प्रकृति के प्रति जो है बिल्कुल भी संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है लोगों की। ये मैं देख रहा हूँ और मैं इसका फील कर रहा हूँ। तो आज मैं फिर आपके माध्यम से यही कहूंगा कि अभी भी समय है कि बचो और इस धरती माँ को बचाओ। वृक्षारोपण की बात करते हैं, एक तरफ हम
एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हमने लाखों वृक्ष का जो है छपान कर दिया है। गंगोत्री हाईवे में, चाहे श्रीनगर, ये सॉरी देहरादून ऋषिकेश वाले रूट पे। अब मेरे हिसाब से समझ में नहीं आता है कि कुछ न कुछ ये अनप्लान्ड वर्क जैसे हो रहे हैं। इनको सिस्टमेटिक और कोई बिना समझ बूझ के कुछ न कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं असल में जिनका ये जो होना जो उतना इलीगल आवश्यक नहीं था। माइनिंग, जो पॉलिटिकल, जो राजनीति के लिए जो पैसा आता है वो बहुत गिनी चुनी चीज़ें हैं साहब, जिसमें लीगल माइनिंग है, जिसमें शराब है, जिसमें लैंड है, और वो यहीं से पैसा आता है। और उसमें एक बड़ा माफिया है, एक गठजोड़ है जिसमें राजनेता भी हैं, जिसमें माफिया भी है, जिसमें अधिकारी भी हैं। वो सब मिलते हैं और जब सब मिल जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये कड़वी सच्चाई है। सरकार किसी की भी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो, जो भी आता है वो ऐसे ही लूटता है पर्यावरण को जैसे अभी लूटा जा रहा है। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद थे। फिलहाल रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात होगी एक और विषय की, और वो विषय होगा बांग्लादेश का।